तो लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी संगठन में फेरबदल की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी को जल्द ही नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। 2019 के प्रदर्शन को दोहरा पाने में नाकाम रही बीजेपी में लगातार बदलावों का दौर जारी है। यूपी के बाद पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन में बदलाव कर सकती है। बीजेपी जल्दी ही नया कार्यकारी अध्यक्ष चुन सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से वापसी के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर-जनवरी में होना तय माना जा रहा है। तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह मोदी 2.0 में गृह मंत्री बन गए थे। तब संसदीय बोर्ड ने 17 जून 2019 को नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और राजनाथ सिंह ने बोर्ड के फैसले की जानकारी दी थी। नड्डा ने 20 जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर काम संभाला था और उनका कार्यकाल इस साल जनवरी में पूरा हो गया था। लेकिन आम चुनावों के मद्देनजर नड्डा को इस साल जून अंत तक विस्तार दिया गया था। यूपी में विपक्ष के अच्छे प्रदर्शन के बाद विपक्षी नेताओं के लगातार बयानों का दौर जारी है। अयोध्या में मिली हार के बाद अब राहुल गांधी ने वाराणसी सीट को लेकर नया बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रायबरेली गए। शानदार जीत के लिए जनता को धन्यवाद किया। कांग्रेस के प्रदर्शन से गदगद होकर एक दूसरे को गले भी लगाया। राहुल गांधी का तेवर ऐसा रहा कि बीजेपी की अयोध्या में हुई हार से लेकर वाराणसी के चुनावी नतीजों पर भी तंज कस दिया। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी लगभग यही बात कही। मैंने बहुत पहले कहा था कि आदरणीय प्रियंका जी बनारस में लड़े और पूरा एक कार्यकर्ता उनको लड़ाएगा, उनके साथ खड़ा है। यूपी के बाद राहुल गांधी अपनी संसदीय सीट वायनाड भी जा रहे हैं। अपने वायनाड दौरे के लिए वो देर रात बेंगलुरु भी पहुंच गए। कैबिनेट पद के बंटवारे पर जहां बिहार और दूसरे राज्यों में संतुष्टि है, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी बेचैनी बढ़ गई है। खासकर शिंदे गुट के शिवसेना के नेता इस बंटवारे से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। मोदी 3.0 में कैबिनेट और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम। बिहार के नेताओं को तवज्जो दिए जाने पर महाराष्ट्र में थोड़ी बेचैनी बढ़ गई है। शिंदे गुट की शिवसेना के सांसद अब मानने लगे हैं कि उनके सांसदों को भी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी। उनको लगता है कि अपने 7 सांसद है तो उसमें से अगर 2-3 अगर मिनिस्ट्री मिलती है तो कोई बुरी बात नहीं, पार्टी के लिए वो अच्छा रहेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिलेंगे तो हमारे जो सांसद है वो उनमें अपने को एडजस्ट कर सकते हैं और उनकी डिमांड भी कोई गलत नहीं है। इस मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी और एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से कैबिनेट का चयन हुआ है और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। ओडिशा के चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने मंगलवार को ओडिशा के लिए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने यहां के आदिवासी चेहरे रहे मोहन चरण मांझी का नाम तय किया है। बीजेपी ने ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। सीएम मोहन मांझी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। 6 बार के विधायक कनक वर्धन सिंहदेव और पहली बार विधायक बनी प्रवती परिदा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। कनक वर्धन सिंहदेव बोलांगीर के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो नवीन पटनायक की सरकार में 2000 से 2004 तक उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, 2004 से 2009 तक शहरी विकास और सार्वजनिक उद्यम के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की है।
राज्य की 147 सीटों में से बीजेपी को 78, बीजेडी को 51, कांग्रेस को 14, सीपीआईएम को 1 और अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद सावलिया सेठ मंदिर में आए धन की गिनती लगातार जारी है। एक महीने में आई अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा की राशि गिनी जा चुकी है। अभी भी काफी राशि की गिनती होना बाकी है। आपको बता दें कि यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी कामना लेकर पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। श्री सावलिया जी मंदिर में हर महीने अमावस्या से एक दिन पहले दान पात्र खोला जाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दान का अंबार लगा हुआ है, नोटों का अंबार है जिसकी गिनती लगातार की जा रही है। अब तक 17 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं, लेकिन अभी भी गिनती जारी है। एक महीने में 17 करोड़ से ज्यादा का अनुदान श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने सावलिया सेठ मंदिर में चढ़ाया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। नए सेना अध्यक्ष 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। देश के अगले सेना प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। केंद्र सरकार ने उपेंद्र द्विवेदी को अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर नियुक्ति दी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून की दोपहर से अगले सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। द्विवेदी वर्तमान में उप सेना अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे 30 जून को पदमुक्त हो रहे हैं। दरअसल मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा था, लेकिन 30 जून तक का एक्सटेंशन दे दिया गया था। मध्य प्रदेश के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल रीवा में हुई है। 1 जुलाई 1964 को जन्मे और नेशनल डिफेंस अकादमी के छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साल 1984 में सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। करीब 40 साल के करियर में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। थल सेना में सह सेना प्रमुख बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 दशक बाद मंदिर में पूजा की गई। 50 साल पर मंदिर में हवन किया गया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 30 साल के बाद इस ऐतिहासिक मंदिर के द्वार खोले गए। मुर्रान गांव में खोले गए इस मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुर्रान गांव के पंडित और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर मंदिर के द्वार खोले। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही प्रसाद भी बांटा गया। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर हवन भी किया। 3 दशक बाद माता पार्वती का मंदिर खुलने से कश्मीरी पंडित काफी खुश नजर आए। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, बिस्तर, टेंट वेंट, वो यहाँ के लोकल मुस्लिमों ने किया। हम उनका बहुत ही आभारी है। बाहर जो यहाँ पे गायक है, जो यहाँ पे मंडली आई हुई गाने वाले, ये भी मुस्लिम ही है। ये कश्मीरी भजन पंडितों के भजन गा रहे हैं। इससे बढ़िया आपको कहाँ मिल सकता है ये सुचारू माहौल। 1993 में जब आतंकवाद अपने चरम पर था तो इस मंदिर की मूर्ति तोड़ दी गई। पंडित समुदाय ने स्थानीय मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर माता पार्वती की नई मूर्ति को स्थापित किया है। और नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों का गुस्सा कोर्ट तक पहुंच गया है। ग्रेस मार्क देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों की नाराजगी अब सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में सामने आ रही है। वहीं कई छात्र अपनी याचिका लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गए हैं। हालांकि नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर एनटीए से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से पूरे मसले की जांच एसआईटी से कराने की मांग भी की गई है। नीट परीक्षा रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। उधर ग्रेस मार्क देने में मनमानी का आरोप लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसे लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और परिणाम में हुई धांधली को लेकर छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। लगभग हर दिन अलग अलग शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम नीट पेपर हुआ है उस पे हम ज्ञापन पत्र राष्ट्रपति जी को यहाँ से सौंपेंगे। जो उस पे घोटाला हुआ है, जो अभी नीट में धांधली हुई है, इसको लेके सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी की किल्लत लोगों पर डबल मुसीबत बनकर गिर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां आज एक बार फिर सुनवाई होगी। दिल्ली में पानी के लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।
हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इस बहस को देश की सबसे बड़ी अदालत में ले जाना पड़ा, जहां आज एक बार फिर पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। दिल्ली में जल संकट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा से कहा था कि वो अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर से पानी दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे। कोर्ट के निर्देश के बावजूद इस मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली को मिलने वाले पानी की सप्लाई को रोक रही है, जिसके चलते दिल्ली वालों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज कोर्ट में इस पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। हरियाणा से जब पानी दिल्ली को अधिक मात्रा में मिल रहा है, मुनक नहर से ककोरी के बीच में वाटर टैंकर्स पानी को लिफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं और वो दिल्ली सरकार के संरक्षण में जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से होता है और दिल्ली पानी पूरा पहुंच ही नहीं पाता। और वहां से जब पानी निकलता है उसके बाद जो दिल्ली में लीकेज है पाइपलाइंस की, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह है, उस लीकेज को ठीक करने का काम दिल्ली सरकार का था, जो नहीं किया गया है। तो हरदोई में युवराज हत्याकांड पर जहां एक और सियासत तेज हो गई है, तो वहीं मंगलवार को भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किया। पुलिस पर भीड़ ने पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हरदोई के पाली में युवराज हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर मंगलवार को सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। दरअसल मंगलवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदर्शन करने के लिए हरदोई आने का आह्वान किया था। प्रदर्शन के लिए पाली कस्बे में करणी सेना के साथ बीएसपी नेता राजवर्धन सिंह राजू और तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने मौके से बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू समेत तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। किसी भी व्यक्ति को शांति भंग की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी। जो भी विधि विरुद्ध काम करने का प्रयास किया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 30 मई को पाली थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव के रहने वाले युवराज सिंह की पाली कस्बे के बिरहाना मोहल्ले में प्रेम प्रसंग को लेकर हुई कहासुनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और बात करते हैं राजधानी दिल्ली के वजीराबाद की, जहां से बकरे चोरी होने की खबरें सामने आई हैं। ये सारे बकरे ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए आए थे, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तरी दिल्ली का ये वजीराबाद इलाका है, जहां बकरों की चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। लेकिन इन बकरों की कीमत जानने के बाद अब इस मामले को शायद अजीबोगरीब न कहें। पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। रात के अंधेरे में पहले चोर आए और इस घर का ताला काट दिया। इसके बाद चोर एक बकरा लेकर चले जाते हैं और कुछ देर बाद चोर फिर लौटते हैं और कमरे से 4 और बकरों को चुरा कर ले जाते हैं। पूरी घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। हालांकि जांच में ये भी पता चला है कि चोर एक कार भी लेकर आए थे, जो गली में अंदर नहीं आ पाई थी और मजबूरन चोरों को उसे बाहर ही खड़ा करके आना पड़ा। पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे उनको ताला तोड़ने में। ताला तोड़ के बकरे गाड़ी में डाले और वो लेके चले गए। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 2 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया। हालांकि पीड़ित का कहना है कि बीते साल भी कुर्बानी के लिए लाए गए 30 बकरे चोरी हो गए थे। Zee News।